तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ्स बाय अभिषेक तिवारी सर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का। हमारा मेन एम ये है कि हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझें कि एसएससी बच्चों से किस तरह के सवाल पूछता है। तो उसी सीरीज़ में हमने 3 वीडियोस बनाए थे। आपको वो वीडियोस बहुत ही पसंद आए, बहुत सारे लाइक्स और शेयर्स हुए, तो मैं चौथा वीडियो लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन पेपर है 5 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक अतुल वॉक्स for 45 minutes at a speed of 8 kilometers per hour and takes 15 rounds of a park। यहाँ पे कोई एक पार्क है, इसको आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 15 राउंड्स, तो इसीलिए आप इसको सर्कुलर पार्क मान लीजिए। तो अतुल जो हैं, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टाइम यानी कि 45 मिनट्स तक ये वॉक करते हैं और इनकी जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और इसके कितने राउंड लगा पा रहे हैं? ये 15 राउंड लगा पा रहे हैं। तो हमें डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ राउंड दी गई है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड है 8, टाइम की जगह पर 45 मिनट्स है, और देखिए स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर में। तो अगर इसको हमें आर में बदलना होगा तो 45 को हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 45 मिनट्स है तो 45/60 करेंगे तो ये आर में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 8 टाइम्स 45/60। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स 2 8 है, और 15 टाइम्स 4 होता है 60, ये 15। फिर 15 टाइम्स 3 इज़ 45, तो ये आ जाता है 6 किलोमीटर्स। तो ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस इन्होंने टोटल ट्रैवल किया, और 6 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है 15 राउंड के बराबर। मतलब टोटल 15 राउंड जो उसने लिए, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी? 6 किलोमीटर्स ओनली। तो ये इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट लाइन से मिल गई। आगे बोलता है शेखर टेक्स 10 राउंड्स ऑफ द सेम पार्क इन 40 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ शेखर इन किलोमीटर्स पर आवर। तो अब हम देखते हैं शेखर को। तो शेखर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? पहला तो कि वो 10 राउंड्स उस पार्क के लगाता है, और टाइम दे दिया गया है 40 मिनट्स में। तो अब हमें इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड कितनी होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस हमें 10 राउंड्स दिया गया है, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में नहीं दिया गया है। सो हमको ये पता है कि 15 राउंड्स और 6 किलोमीटर बराबर है, मतलब 15 राउंड्स इज इक्विवेलेंट टू 6 किलोमीटर। तो 1 राउंड इज इक्वल टू 6/15 किलोमीटर्स। अब ये जो शेखर है ये 10 राउंड्स लेता है, सो 10 राउंड्स विल बी इक्वल टू 6/15 टाइम्स 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा किलोमीटर में। तो करते हैं, 5 टाइम्स 2 होता है 10, 5 टाइम्स 3 होता है 15, 3 टाइम्स 2 होता है 6, ये 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4। तो शेखर टोटल 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो देखिए राउंड्स में दे दिया है, ऐसे आपको लिंक करना पड़ेगा। और टाइम कितना दिया है? 40 मिनट्स। तो 40 को मैं 40/60 मिनट्स, 40 मिनट्स बाई 60 मिनट्स करूँगा तो ये आर में आ जाएगा। इसको 0 0 काट देते हैं, 4/6 लिख देते हैं। ठीक, ये आर हो गया, क्योंकि हमें पूछा है किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4/6, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 6/4, 4 कैंसल्ड हो जाएगा, और 6 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगी शेखर की स्पीड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Two circles of radii 4 cm and 3 cm respectively touch each other externally.
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो एक सर्कल ऐसा है बड़ा सा और एक थोड़ा सा छोटा है, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। दोनों का रेडियस कितना दिया है 4 और 3। तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितनी हो जाएगी 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो सर्कल आपस में टच करते हैं एक्सटर्नली, तो अगर हम उनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो जो कॉमन पॉइंट है जिस पे वो टच कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स, मतलब ये सेंटर 1, ये सेंटर 2 और ये पॉइंट जो कि दोनों सर्कल आपस में जो टच करके बन रहा है, ये तीनों एक लाइन पे होगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये C1 है, ये C2 है और ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो C1 P C2 एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, इसीलिए इसको हम 4 + 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द नंबर 87M6203M is divisible by 6, then find the sum of all possible values of m। तो सबसे पहले हमें m की जगह पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। या तो m की जगह पे 0 होगा, या 1, या 2, या 3, ऐसे ही, या तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी जगह पे m की जगह पे यही हो सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बताना है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या होंगी, उसके बाद उनका सम निकालना है। ठीक है, वो सारे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आएंगे उनका एडिशन करना है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, वो ये है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 12, तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 × 3 ही तो 6 बनाता है ना। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो वैसे ही ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है डिविजिबिलिटी बाई 2 की। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 ये कहती है कि अगर कोई भी दुनिया का नंबर लिख लो, कोई भी नंबर लिख लो, अगर उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब इवन नंबर्स, याद करिए, सम संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, वो है m। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी, या 2, या 4, या 6, या 8। एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 को काट देते हैं, 3 को काट देते हैं, 5, 7 और 9 इनको काट देते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या बची, 0, 2, 4, 6। ठीक है, और साथ में 8 भी। अब आता है डिविजिबिलिटी बाई 3, क्योंकि हमें एंड लगा हुआ है ना यहाँ पे, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। कि ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है, तो उसी को हमने लिखा कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने लगाया, तो m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ गई 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब हमें देखना है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, उनके डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे डिजिट्स क्या हैं, 8, फिर ऐड करेंगे 7, फिर अगला डिजिट है m, अगला डिजिट है 6, फिर अगला डिजिट है 2, फिर अगला डिजिट है 0 + 3 + m। इसको टोटल जोड़ दीजिए। तो 8 और 7 हो गया 15, m वाले को तो 2m अलग से लिख देते हैं हम। तो ये हो गया 15, और 15 और 6 उसमें जोड़ेंगे तो 21 + 2 23, और ये 3 26। तो 2m + 26 हो गया। तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 ये कहता है कि अगर आप ये सारा जितना भी डिजिट्स उस नंबर में है वो सबको ऐड कर देंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा। मतलब ऐड करने पे ये नंबर, ये संख्या ऐसी आएगी कि ये 3 से डिविजिबल होगी हमेशा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल आएगी, मतलब ये है कि एक बार एक काम करते हैं, m की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं।
क्योंकि अब हमें m की कुछ वैल्यूज तो पता चल चुकी है ना, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं। पहली पॉसिबल वैल्यू है m इक्वल टू 0। सो m की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये जो सम आएगा टोटल सारे डिजिट्स का वो कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स 0 0 हो गया 26। क्या 26 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसीलिए m 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि m अगर 0 होगा तो खाली 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि m ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा डिजिट 6 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो m 0 नहीं हो सकता, यहाँ से काट दिए। फिर m की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 प्लस 26 यानी कि 30। तो देखिए 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए 2 हमारा एक आंसर हो जाएगा। m इक्वल टू 2 विल बी वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। वैसे ही m की वैल्यू हम और क्या डालेंगे? 4 डालते हैं, तो 4 डालने पे आएगा 4 टाइम्स टू 8, 8 प्लस 26 कितना होगा? ये हो जाएगा 34। तो 34 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए 4 को भी काटना पड़ेगा। ऐसे ही m इक्वल टू 6 डालेंगे, ठीक है, तो 6 टाइम्स 2 हो जाएगा 12 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 38। तो 38 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आखिरी में 6 को भी काट देते हैं, आखिरी में बचता है m इक्वल्स टू 8। तो 8 डालेंगे तो 8 टाइम्स 2 है 16, 16 प्लस 26, ठीक है, तो 6 6 12, हाथ में 1 2 और 1 3, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। सो 42, ठीक है, 42 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 42 डिवाइड बाई 3 14 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब m इक्वल टू 8 इज अनदर वैल्यू ऑफ अनदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m कितना आ गया? 2 एंड 8। अब क्वेश्चन में बोला था सम निकालना है उनका, तो सम कितना होगा? 2 प्लस 8 10। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 4 5 6 7 9 10 11 तक तो एटलीस्ट आपको याद रखना, और सब आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि डिविजिबिलिटी बाई 2 और 3 का क्या रूल होता है। इसी तरह जब हम बाकी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ आएगा, तो आप अपने फॉर्मूला बुक में ये सब चीज़ें लिखते जाइएगा, सो दैट एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवाइज करके जाएं। एग्ज़ाम से पहले पूरी पोथी नहीं पढ़ के जानी है कि पूरा एकदम, जो बच्चे क्रैक करते हैं ना वो सिर्फ स्मार्ट तरीके से अपना गेम खेलते हैं। तो इसीलिए आप अपनी फार्मूला कॉपी बनाइए और एग्ज़ाम टाइम पे उसको ही देख के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The given pie charts show the distribution of students of graduate and postgraduate level in 5 different institutes P, Q, R, S, T in a town. Study the charts and answer the question that follows. तो यहाँ पे दो पाई चार्ट दिया गया है। पहला पाई चार्ट ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेवल के हैं। मतलब आपके पास समझ लीजिए 5 कोचिंग सेंटर थे, ठीक है, उन 5 कोचिंग सेंटर से निकल के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जो ग्रेजुएशन किए समझ लीजिए, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो उसकी वैल्यू दी गई है 12,400। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि जो ग्रेजुएशन करे हैं बच्चे उनके उनका जो नंबर है वो है 12,400। अब पी, क्यू, आर, एस, टी ये 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से ये बच्चे निकले थे 12वीं के बाद, तो ग्रेजुएशन किए हैं। ठीक है, तो पी से कितने बच्चे आए हैं? 25% ऑफ टोटल बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, यानी 12,400। वैसे ही क्यू से कितने हैं? 29%। ऐसे सबका जो है परसेंटेज शेयर दिया हुआ है। ऐसे ही पाई चार्ट नंबर 2 दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के बाद जब मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, तो उनकी संख्या कितनी है? दैट इज 8,000। ठीक है, फिर से वो 5 जो इंस्टीट्यूट थे जिस टाउन के, यहाँ लिखा है ना कि एक टाउन के ये 5 इंस्टीट्यूट थे, तो पी से 36%, क्यू से 19%, तो ये पांचों कोचिंग सेंटर्स के या पांचों इंस्टीट्यूट का शेयर दिया गया है कि टोटल 8,000 में से 36% जो होंगे
जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वो पी से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ग्राफ में दिया है वो अब हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट क्यू। तो इंस्टीट्यूट क्यू में कितने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स निकले हैं वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट क्यू से कितने निकले हैं, देखिए तो 29%। तो अगर मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का नंबर देखना चाहूँ इंस्टीट्यूट क्यू से, तो वो है 29% ऑफ 12,400। तो 29 अपॉन 100 टाइम्स 12,400 हो जाएगा। ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचेगा 29 टाइम्स 124 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3596। तो 12,400 बच्चों में से 3,596 बच्चे इंस्टीट्यूट क्यू से पढ़ के निकले हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, इसका ये मतलब है। फिर अभी हमें पोस्ट ग्रेजुएट का भी देखना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी क्यू इंस्टीट्यूट से, तो क्यू का कितना शेयर है, 19%। तो 19% ऑफ टोटल कितने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन किए, 8,000। तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 8,000। ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, तो ये होगा 19 टाइम्स 80। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1520। अब हमें टोटल क्वेश्चन में पूछा है, तो टोटल में हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 3596 1520। तो इनको ऐड करने पर आ जाएगा 5116। देखिए लास्ट का डिजिट 6 होगा, ठीक है। फिर 9 + 2 11, 1 लिख दिया हाथ में, 1 5 1 6 और 6 5 11, यहाँ पे 1 लिख लिया हमने। फिर हाथ में 1 3 + 1 4 और एक हाथ में जो था 5। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन देखते हैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, घबरा जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, एकदम डेटा से पूरा लाद देता है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम मतलब समझ लो कि इतना आसान होता है कि बस एक बार पढ़ना है और क्या पूछा उसको समझना है। अगर इतना आप उसको क्रैक कर लिए ना, तो कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। An article was sold at a loss of 24%. If it were sold for 1596 more, then there would have been a gain of 18%. The cost price of the article is। तो देखिए मान लीजिए कि आप वो दुकानदार हैं, आपने कोई आर्टिकल अपनी दुकान के लिए खरीद के लेके आए, ठीक है। तो पूछा है कि उस दुकानदार ने उस आर्टिकल को खरीदने के लिए कितने पैसे चुकाए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उसको आप एज्यूम करिए कि वो 100x रुपीज़ का वो आर्टिकल आप एज अ दुकानदार खरीद के लेके आए। फर्स्ट लाइन बोलता है इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%, यानी कि जब भी लॉस होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, ठीक है। तो 24% लॉस हुआ है आपको, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 76x हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ 24% के हिसाब से अगर देखा जाए, कॉस्ट प्राइस है 100x, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 76x। तो पहली लाइन से इतना इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। इफ इट वेयर सोल्ड फॉर 1596 मोर, अब ये कंडीशन इफ लगा दिया कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। तो इफ इट वेयर सोल्ड मतलब न्यू सेलिंग प्राइस, अगर आपने उसको न्यू सेलिंग प्राइस में बेचा होता, मतलब 1596 रुपये मोर लिखा हुआ है, मोर मतलब अधिक, तो पहले अभी आपने कितना बेचा, 76x में बेचा, जब लॉस हुआ आपको 24% का। अगर 1596 रुपये और आपने उसके प्राइस सेलिंग प्राइस में बढ़ा दिया होता उसका दाम, तो क्या होता, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 18%, यानी कि आपको प्रॉफिट होता कितना, 18% का, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया है 18% का, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे रेफरेंस मान के निकाला जाता है।
तो अगर हम प्रॉफिट देखना चाहें एक्स के टर्म में या रुपीस के टर्म में, अभी तो परसेंटेज में दिया है, तो 18% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस कितना है 100x। तो अगर वो 1596 रुपये एक्स्ट्रा दे के नए सेलिंग प्राइस पे अगर वो बेचता तो उसको कितने रुपए का फायदा होता। सो 18% ऑफ 100x विल बी 18x, तो 18x रुपीस का उसको फायदा होता। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट ये है कि वो तो भूल जाइए, ठीक है, जो 18x का प्रॉफिट होता। अब इधर साइड में देखिए, यहाँ पे इफ वाली कंडीशन में चल रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100x और न्यू सेलिंग प्राइस कितना है इतना, और बोल रहे हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमेशा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब हम इफ वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं, उस केस में नया एसपी कितना है 76x प्लस 1596, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो माइनस 100x, जो बचेगा वो आएगा प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 1596, ये 76x माइनस 100x हो जाएगा माइनस 24x। तो देखिए ये जो प्रॉफिट है और ये जो 18x प्रॉफिट है, ये दोनों बराबर हैं। ये दो अलग अलग इक्वेशन से हमें, या दो अलग अलग कंडीशन से हमें डिराइव हुए हैं, लेकिन दोनों प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, सामान तो वही बिक रहा है ना। सो यहाँ लिख सकते हैं हम 18x इज इक्वल टू 1596 माइनस 24x, माइनस 24x इधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। तो 18x प्लस 24x इक्वल टू 1596। तो 18 और 24 ऐड करेंगे, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। सो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 1 और 2 3 और हाथ में 1, तो 42x इक्वल टू 1596। तो यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से 1596 डिवाइडेड बाई 42। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 38 आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 38। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 टाइम्स 38 यानी कि 3800 रुपीज। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आता ही है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 18 टाइम्स 11 प्लस 2 हो जाएगा 200, तो 200 अपॉन 11 हो गया, डिवाइडेड बाई, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसे हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो चलिए 5 टाइम्स 6 है 30 प्लस 1, 31/6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस 3 टाइम्स 3 9 प्लस 1 10, 10/3 हो गया, इसे हम आएगा 6, 31 माइनस 20 हो गया 11/6। ये पूरे को आप चाहें तो काट के यहाँ पे 11/6 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 29/6। अब ये वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं, 29/6 माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/33 प्लस ये वाला ब्रैकेट 29/6, फिर आगे माइनस साइन लगा हुआ है, और इसको टोटल सिंप्लीफाई करने पे हमें 1/2 मिला है। देखिए एग्जाम में हमें इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम रहेगा कम। ये तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एग्जाम में धड़ाधड़ इसको काटो, आगे बढ़ो एक एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके। तो ये हो जाएगा फिर से 200/11 डिवाइडेड बाई, अब हम सबसे पहले ये 29/6 माइनस 1/2 सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 6, ये 29 माइनस 3 यानी कि 26/6 हो गया। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 13/3, तो यहाँ पे 7/33 प्लस दिया गया है, और ये पूरे को सिंप्लीफाई करके आ रहा है 13/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 7/33 तो अलग से लिख लेते हैं, 7/33 प्लस 13/3, एलसीएम हो जाएगा 33, तो ऊपर 7 प्लस 11 टाइम्स 13 हो जाएगा, तो 11 टाइम्स 13 अगर हम निकालें तो हो जाएगा 33
हो जाएगा 11, 143 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 143 प्लस 7 होता है 150, तो 150/33। अब फर्दर अगर आप देखें तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइम्स 5 है 15, 0, 3 टाइम्स 11 इज 33, ये आ गया 50/11। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 50/11। अब देखिए डिवीजन दिया गया है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, तो 200/11 मल्टीप्लाइड विथ 11/50 कर देंगे। जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 पहले काट दो, 20/5 तो ये हो जाएगा 4। तो 4 विल बी दी आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है इफ a प्लस बी इक्वल टू 24 and a square plus b square equal to 306 where a is greater than b, a की वैल्यू b से बड़ी है, then find the value of 4a minus 5b। तो आपको अगर a और b की वैल्यू मिल जाए तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको a और b चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं ना, इसकी हेल्प से आपको ए और बी निकालना है। तो देखिए ये जो a प्लस बी इक्वल टू 24 दिया गया है, इसको हम सबसे पहले कर लेंगे स्क्वायर दोनों साइड। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि ये तो एक्सपैंड होगा तो मिलेगा a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab। RHS में हो जाएगा 24 का स्क्वायर्ड जो कि होता है 576, ठीक। अब यहाँ पर a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड की वैल्यू दी गई है 306 क्वेश्चन में ही। सो 306 प्लस 2ab इज इक्वल टू 576। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2ab इक्वल टू 576 माइनस 306। तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 3 गया 2, तो 2ab आ गया 270। देखिए मैं 2ab इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आगे मुझे 2ab का काम रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 2ab, ये होता है। अब यहाँ पे आ गया ना, तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब ये जो हमने लिखा है 2ab इज इक्वल टू 270, इसको समझ लीजिए कि आपने एक इन्फॉर्मेशन आपको अलग से डिराइव कर लिया, आपने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से आपने एक नई चीज़ निकाल ली कि 2ab की वैल्यू होगी 270। अब यहाँ पर देखिए ये नए सिरे से इसको देखना है पूरा। हमको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पता नहीं है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 306 और माइनस 2ab अभी हम निकाले हैं 270। तो देखिए 306 माइनस 270 करेंगे हो जाएगा 36। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, जो कि कितना होना चाहिए, वैसे तो स्क्वायर रूट जो होता है निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ये दे दिया है ना a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे -6 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि a माइनस बी, a अगर बड़ा है, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए -6 नहीं रखेंगे। तो a माइनस बी यहाँ से मिल गया हमको +6। तो देखिए अब हम a माइनस बी इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया है और a प्लस बी इक्वल टू 24 ऑलरेडी दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से a और b की वैल्यू पता लगाएंगे। तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 24 लिख देते हैं और a माइनस बी इक्वल टू 6 लिख देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो b और b तो कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 24 प्लस 6 है 30, तो a कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल गई 15। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखिए a की जगह पे 15 रखेंगे प्लस b इक्वल टू 24, तो b कितना आ जाएगा 24 माइनस 15 यानी कि 9, तो b कितना आ गया 9। अब हमारे पास a और b की वैल्यू है, तो 4a माइनस 5b हमें निकालना था, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 15 माइनस 5 टाइम्स 9, तो 15 टाइम्स 4 इज 60, 9 टाइम्स 5 इज कितना
45, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ x minus y equals 4 and x cube minus y cube is equal to 316, then find the value of x power 4 plus y power 4। तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 तो तब निकलेगा जब हमें x और y पता हो। उसके लिए हमें क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी गई हैं या दो इक्वेशंस दी गई हैं। इसकी हेल्प से सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो x माइनस वाई दिया है 4, हम करेंगे दोनों साइड क्यूब। क्यूब क्यों करेंगे? क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। फॉर्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला सारे याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से x माइनस वाई होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 4 का क्यूब है 64। यहाँ पर x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमें 316 मिल जाएगी, माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई। देखिए x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी गई है 4, यहाँ पे मल्टीप्लाइड 4 कर देंगे इक्वल टू 64। आगे 316 माइनस 12xy इक्वल टू 64। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 12xy इक्वल टू 316 माइनस 64। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 4 होगा 2, 11 माइनस 6 कितना होगा 5, फिर ये हो जाएगा 2, तो 252 आ गया। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 252 डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर हम देखें 3 से करते हैं तो 3 टाइम्स 4 है, 3 टाइम्स 8 है 24, 4 84/4। तो अब अगेन इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो हमें मिल गया x टाइम्स वाई इक्वल टू 21। ठीक है, अब हम चाहें तो इस क्वेश्चन को और लेंदी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो प्रॉपर तरीका है बनाने का ना वो बहुत लंबा है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में हमारे पास रहता है टाइम कम, तो इतना निकालने के बाद अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, उसको देखते ही समझ में आ गया कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 3 या फिर 3 टाइम्स 7। देखो अगर हमें 21 लाना है तो 21 लाने का एक तो तरीका हो सकता है 1 इंटू 21 कर लें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और 21 आ जाए। तो दो नंबर्स या तो 1 और 21 हो सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि 7 और 3 हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन x टाइम्स वाई 21 ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, अब इसको भी तो एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा ना। तो अगर मैं 21 और 1 लेता हूँ तो मान लीजिए x है 21, तो 21 माइनस 1 तो 20 आना चाहिए। इसका मतलब 21 और 1 इसका पॉसिबल आंसर एक्स वाई का नहीं हो सकता। लेकिन अगर 7 और 3 रख लेते हैं तो x अगर हो जाए 7 और y हो जाए 3, तो 7 माइनस 3 तो 4 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाल लें, तो 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 316 ही मिलेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ निकालने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7 और y की वैल्यू मिल जाएगी 3। आगे कैलकुलेशन बड़ा सा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब फर्दर इसके आगे x का पावर 4 मतलब 7 का पावर 4 प्लस y का पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 कर लेंगे। तो 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 प्लस 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो पहला जो 7 पावर 4 है इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2401, और ये 3 पावर 4 करने पे मिलेगा प्लस 81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2482। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो 2482 यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, each bullet being 7 centimeter in diameter, can be made out of a cube of lead whose edge
measures 77 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है टेक पाई 22/7। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे पास एक लेड एक मेटल है, तो लेड का एक क्यूब है, ठीक है, ऐसा एक लेड का हमें क्यूब दिया गया है, और उसकी जो एज है वो है 77 सेंटीमीटर। तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सब चारों सब बराबर होता है, सारे साइड जो है सब बराबर होते हैं। तो वो कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। तो अभी क्या है, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब निकाल लीजिए। तो 77 का क्यूब हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम, कितना मटेरियल हमारे पास लेड है। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस से इसी क्यूब को हम छोटे छोटे स्फेरिकल बुलेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर एक छोटा बुलेट की अगर हम बात करें, एक सिंगल बुलेट की बात करें, तो उसका डायमीटर दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर, ये है डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर एक बुलेट की बात करें जो कि स्फेरिकल शेप में है, तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो एक बुलेट का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 टाइम्स, पाई की जगह पे 22/7 बोला है लेने के लिए, तो हम 22/7 लेंगे, आर क्यूब यानी कि 7/2 का क्यूब, 7/2, फिर अगेन 7/2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 4, 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 11 टाइम्स कैंसिल करेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो ऊपर में बच रहा है 11 टाइम्स 7 टाइम्स 7/3, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बड़ा सा क्यूब था, उसमें से बहुत सारे स्फेरिकल बुलेट्स हमने बनाए, तो एक जो बुलेट है उसका वॉल्यूम इतना दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी सच बुलेट्स कैन बी मेड, तो टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स जो बन सकते हैं उनका नंबर क्या होगा, तो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो टोटल मटेरियल का वॉल्यूम था, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट। एक स्फेरिकल बुलेट का वॉल्यूम पता चल जाए, टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स। तो ये हो जाएगा 77 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 77 टाइम्स 77 टाइम्स 77, और नीचे ये हो जाएगा 11 टाइम्स 7 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 3, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 7 टाइम्स 11 हो जाएगा ये, तो ये 11 कैंसिल हो गया, फिर अगेन ये 7 टाइम्स 11 77 होता है। तो डिनोमिनेटर में तो अब सब खत्म हो गया, न्यूमरेटर में होगा 11 टाइम्स 77 टाइम्स 3, यानी कि पहले हम 11 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 33.77। सो इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 2541, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत आसान होता है, मेरा फेवरेट। सो कॉस थीटा दिया है 7/3√6, और थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है ऐसा बता दिया गया है। अब हमें 27 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 निकालना है। तो सबसे पहले हमें अगर यहाँ साइन थीटा की वैल्यू मिल जाए तो आराम से ये पूरा एक्सप्रेशन हम इवेल्युएट कर सकते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी है, यहाँ से, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं, उसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करें, और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, और उसके बाद बाकी साइड्स निकालें, फिर साइन थीटा निकालें। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/3√6 का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसको देखिए तो हो जाएगा 49, और नीचे कितना होगा, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 6 यानी कि 54 होगा, क्योंकि √6 मल्टीप्लाइड विथ √6 कितना होगा, 6 होगा, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे,
59, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये 5/54 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मिलते ही अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये है 27 मल्टीप्लाइड विथ 5/54 माइनस 3/2, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2, जो कि होगा 2/2, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की खास बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो उसको बनाने के बहुत मेथड्स हो सकते हैं। ये तो एक मेथड हो गया जिसकी वजह से हमें आसानी से आंसर मिल गया। एक तरीका और जो मैं पहले बता रहा था, उसमें क्या होता, इसको हम एक राइट ट्रायंगल बनाते और थीटा मानते, फिर ये हो जाता परपेंडिकुलर, ये हो जाता बेस और ये हो जाता हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे 7 हो जाता बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाता 7/3√6। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आती वो आप करके देखते, और लास्ट में साइन थीटा की वैल्यू निकालते। साइन थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये करते, फिर साइन थीटा आता, फिर उसका स्क्वायर करते, फिर उसकी वैल्यू यहाँ डालते और फिर सिंप्लीफाई करते, तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता, इसीलिए मैं उसको स्किप कर गया। ठीक, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखिए, केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहला तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीनों को रट डालिए, दिमाग में बिठा लीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़े तुरंत इसका इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक, हर क्वेश्चन में जो टाइम आप बचाएंगे वो कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसको बनाने में आप लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ √2y² माइनस 5√3 का होल क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का। आई होप आपको फॉर्मूला याद है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, तो a है √2y² और b क्या है 5√3। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आपको पता चल गई। तो इसका जब एक्सपेंशन होगा a माइनस बी होल क्यूब का, तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेगी। पहला a क्यूब यानी कि √2y² का होल क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 5√3 का होल क्यूब माइनस 3a² मतलब √2y² का स्क्वायर मतलब टाइम्स b क्या है 5√3 प्लस 3 टाइम्स a कितना है √2y² टाइम्स b² यानी कि 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक्सपैंड करना है इस पूरे को, और इस एक्सपेंशन में जो y² वाली चीज़ें जो आएंगी, जो टर्म आएगा, उसका कोएफिशिएंट क्या है पता लगना है। तो देखिए, पहला जो टर्म है ये y² का क्यूब, तो y पावर कितना हो जाएगा 2 तो होगा नहीं, y पावर 6 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं क्योंकि तो पूरा कांस्टेंट है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे √2y² का होल स्क्वायर मतलब y पावर 4 वाला टर्म है, ये भी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y² आ रहा है। ठीक है, तो हमें लास्ट वाला केवल कैलकुलेशन करना है। तो लास्ट में क्या मिलेगा 3 टाइम्स √2y² टाइम्स 5√3 का स्क्वायर यानी कि 5√3 टाइम्स 5√3। अब हम 3 और 5 और 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टाइम्स 5 25, 25 टाइम्स 3 है 75। उसके बाद यहाँ पे √2, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, तो √3 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 3, फिर अकेले बचेगा √2, फिर आगे है y²। तो ये 75 टाइम्स 3 होता है 225, फिर आगे है √2, फिर y²। तो लास्ट वाला जो टर्म है इसको हमने सिंप्लीफाई किया,
तो हमें मिल रहा है 225√2 y²। तो देखिए इस टर्म में y² है और इसी का कोएफिशिएंट हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 225√2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दिया है फॉर a = 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये सारे साइन, सेक, टैन और ये जो नीचे साइन दिया गया है, इनकी सारी वैल्यूज हमें निकाल के एक जगह रख लेनी है। तो सबसे पहले दिया है साइन ऑफ 2a। साइन 2a मतलब होगा साइन 2 टाइम्स 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, जो कि होता है √3/2। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेक a, इसका मतलब है सेक 30 डिग्री, जो कि होता है 2/3। नेक्स्ट हमें निकालना है tan 3a/2, तो जो कि हो जाएगा tan 3a है 30 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो 2 से 30 काटेंगे तो 15, 15 टाइम्स 3 है 45, ये हो जाएगा tan 45, जो कि होता है 1। और लास्ट वैल्यू हमें निकालनी है साइन 3a की। तो साइन 3a मतलब साइन 3 टाइम्स 30 डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली हैं इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले है -3 मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर्ड 2a, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर्ड a, यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 3a/2, जो कि हम निकाल चुके हैं 1 यहाँ पर। आगे 1/3 मल्टीप्लाइड विथ साइन 3a, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करते हैं। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9, और नीचे कितना हो जाएगा 4, तो 9/4 हो गया, नेगेटिव साइन आगे लगा देंगे हम, प्लस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8/3, और इधर है -1 डिवाइडेड बाई 1/3 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, कितनी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग से। तो ये दिया है -9/4 प्लस 8/3 -1, सबका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 4 टाइम्स 3 12, 9 टाइम्स 3 27, प्लस 3 टाइम्स 4 होता है 12, तो 4 टाइम्स 8 हो जाएगा 32, यहाँ पे -12। सो 32 -27 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 -12 करेंगे तो आ जाएगा -7। तो टोटल की जगह पे हम लिख सकते हैं -7/12 डिवाइडेड बाई 1/3, तो इसी को लिख सकते हैं -7/12 डिवाइडेड बाई 1/3 ऐसे। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3/1, तो 3 टाइम्स 4 हो जाएगा 12, एंड फाइनली सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा -7/4। तो देखते हैं ऑप्शन 1 में दिया है ये, तो -7/4, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 5000 and 2 successive discounts of 12% and 12% are given on it। तो आप एक मार्केट में गए, वहाँ पे एक आर्टिकल था, तो सेलर ने उस पर एक टैग लगाया हुआ था और उसकी जो लिस्ट प्राइस रखी थी वो थी 5000 रुपीज़। ठीक है, सेलर ने आपको ये बोला कि भैया मैं आपको 2 डिस्काउंट दूँ, पहले 12% और फिर 12%। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाउ मच विल द सेलर गेन और लूज इफ, यानी कि एक कंडीशन आ गई, ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 24%। तो बैठे बैठे उस सेलर के दिमाग में आया कि यार मैं 12% और 12% करके 2 बार डिस्काउंट दे रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के 24% का एक सिंगल डिस्काउंट दे दूँ 5000 पे, तो फिर मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कंपेयर टू कि जो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा है वो, एक बार 12% का डिस्काउंट, फिर से 12% का डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल प्राइस आ रही है जिसमें वो बेच रहा है, और जो उसने सोचा कि अगर मैं एक ही बार में 24% का डिस्काउंट दे दूं
तो उसकी प्राइस कितनी आएगी, क्या मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये उसका क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले नॉर्मल केस देखते हैं, केस 1 जो अभी वो कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 2 डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट 1 है 12% और डिस्काउंट 2 भी है 12%, और यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस है वो है 5000। तो इस केस में सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू, पहले तो आप 5000 एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद ये 12% है ना, तो इसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.12। इसको भी 0.12 आ जाएगा। फिर आप सिंपली इसको फर्स्ट डिस्काउंट मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस डिस्काउंट 1 0.12, फिर मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस डिस्काउंट 2 यानी कि 0.12। अगर ये 15% का डिस्काउंट होता तो 5000 से मल्टीप्लाई करते 1 माइनस 0.15। ठीक है, ये दोनों डिस्काउंट अलग अलग भी हो सकते हैं, एक 15, एक 20, एक 12, एक 13, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिंपली सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा, पहले वो इनिशियल सेलिंग प्राइस रखिए कि मार्केट प्राइस कितना है, उसके बाद 1 माइनस डिस्काउंट 1 को डेसिमल में एक्सप्रेस करिए, फिर अगर 2 डिस्काउंट है तो दूसरे डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करिए। अगर इसी पे मान लीजिए 6% का एक तीसरा डिस्काउंट भी देना होता तो इसको 1 माइनस 0.06 करते आप, 0.6 नहीं करते, क्योंकि परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, तो 6 बाई 100 क्या होता है, 0.06। ठीक है, तो अभी तो 6% ये दे नहीं रहा है तो इसको हटा देते हैं ये वाला पार्ट, बट ये आपके समझाने के लिए था, आप समझ चुके होंगे। तो ये हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड विथ 0.88 मल्टीप्लाइड विथ 0.88। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस का 3872। ठीक, तो 5000 की चीज़ को 2 बार 12% का डिस्काउंट लगा के वो 3872 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, अब आते हैं केस 2 में, जो सोच रहा है कि अगर मैं 24% डिस्काउंट पे बेचूं तो फिर क्या होगा। तो केस 2 की बात करें तो सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा, पहले लिस्ट प्राइस एज इट इज रखिए 5000, फिर मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस जो डिस्काउंट है उसको डेसिमल में, सो 0.24 हो जाएगा। एक ही डिस्काउंट है इसीलिए 1 माइनस 0.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड विथ 0.76, और इसकी वैल्यू आ जाती है ₹3800। तो अगर एक ही बार वो 24% का डिस्काउंट दे देगा तो उसे 3800 में उसको बेचना पड़ेगा, पर अभी वो कितने का बेच रहा है, 3872, यानी कि 24% एक साथ देने पे इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होगा ना, देखिए अभी उसको मिल रहा है 3872 बेचने पे, और अगर वो सेकेंड वाला 24% एक ही बार में डिस्काउंट देना चालू करे तो उसको बेचना पड़ेगा 3800 में। तो पहले ज़्यादा का बेच रहा है और अगर बाद में 24% देगा तो उससे कम में दे रहा है, तो लॉस हो जाएगा ना। और लॉस कितना हो जाएगा, 3872 माइनस 3800, सिंपल है 72। सो ऑप्शन 3, लॉस ऑफ 72 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। सो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द नंबर्स 2, 3, 4 and 5 occur 2 plus 5k, 5k minus 7, 2k minus 3 and k plus 2 times respectively. The average of the numbers is 2.85. Later on, the number 2 was replaced by 6 in all the places. What is the average of new numbers? तो आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की और उस लिस्ट में 2, 3, 4 और 5 यही नंबर्स हैं। अब 2 कितनी बार है उस लिस्ट में, सो 2 प्लस 5 के बार है। 3 कितनी बार है उस लिस्ट में, सो 5 के माइनस 7। वैसे ही 4 और 5 2 के माइनस 3 और k प्लस 2 टाइम्स है। ठीक है, अब जब तक हमें k की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हमें उस लिस्ट में कितनी बार 2 है, कितनी बार 3 है, कितनी बार 4 है और कितनी बार 5 है वो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू निकालना है। उसके लिए हमें दिया है कि द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 2.85। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 प्लस 5 के बार है। ठीक है, प्लस 3 कितनी बार है,
5k माइनस 7 बार है, प्लस 4 कितनी बार है, 2k माइनस 3 बार है, प्लस 5 कितनी टाइम्स है, तो k प्लस 2 टाइम्स है। ठीक है, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सम ऑफ ऑल द नंबर्स। फिर अगर सम ऑफ ऑल द नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं कि कितने नंबर्स हैं, तो हमें मिल जाएगा एवरेज, जो कि दिया है 2.85। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए कि 2 कितनी बार है, 2 प्लस 5k, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5k प्लस 5k माइनस 7 प्लस 2k माइनस 3 प्लस k प्लस 2। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले न्यूमरेटर देखते हैं, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 5k 10k प्लस 15k माइनस 21 प्लस 8k माइनस 12 प्लस 5k प्लस 10, ये हो जाएगा न्यूमरेटर। और नीचे 5k प्लस 5k हो जाएगा 10k प्लस 2k 12k प्लस k 13k हो गया। और नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 और माइनस 8 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 6, तो 13k माइनस 6 हो जाएगा नीचे। तो ये दिया है 2.85 के बराबर। तो अब हम न्यूमरेटर में k को जोड़ लेते हैं, तो 10k प्लस 15k 25k प्लस 8k, तो 25 प्लस 8 33k हो जाएगा, प्लस 5k, तो 38k ऊपर हो गया। और उसके साथ में नंबर्स देखते हैं, तो 4 माइनस 21, तो हो जाएगा माइनस 17 और ये माइनस 12, तो माइनस 29 प्लस 10, तो माइनस 19 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर में है 13k माइनस 6। और देखिए जो 2.85 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 100 होगा और इसको 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 टाइम्स 5 इज 25 और 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 57/20 लिखा जा सकता है इसको। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 को ये पूरे से और 57 को ये पूरे से। तो ऊपर लिखते हैं 20 टाइम्स 38k माइनस 19 इज इक्वल टू 57 टाइम्स 13k माइनस 6। सो मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 38k को, तो ये हो जाएगा 760k, फिर ये 20 को 19 से तो हो जाएगा माइनस 380 इज इक्वल टू 57 को 13k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 741k, 57 और इसको माइनस 6 से करेंगे तो माइनस 342। सो अब हम k वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 760k माइनस 741k इज इक्वल टू, ये 380 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 342। तो ये 760k माइनस 741k ये हो जाएगा 19k इज इक्वल टू 380 माइनस 342 हो जाएगा 38। सो k की वैल्यू 38/19 यानी कि 2 आ जाएगी। सो k की वैल्यू 2 मिल गई, k की वैल्यू 2 मिल गई, तो अब हमारा काम आसान हो गया। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स थे 2, 3, 4 और 5। 2 कितनी बार था, तो ये था 2 प्लस 5k और k की वैल्यू हम 2 डाल देंगे यहाँ पे। सो 5 टाइम्स 2 10, 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, यानी कि हमारी लिस्ट में जो नंबर 2 है वो 12 बार था। 3 देखते हैं, सो 5k माइनस 7, 5 टाइम्स 2 है 10, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3। 4 कितनी बार है, सो 2k माइनस 3, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1। और लास्ट में 5 k प्लस 2 टाइम्स है, तो 2 प्लस 2 4, ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है। ठीक, टोटल इस लिस्ट में कितने नंबर्स हो जाएंगे, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 4 20। तो टोटल जो लिस्ट है उसमें 20 नंबर्स हैं, उसमें 12 बार तो 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है,
एक बार 4 आ रहा है और 4 बार 5 आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है लेटर ऑन द नंबर 2 was replaced by 6 in all places। तो देखिए जो 2 है इसको रिप्लेस करते हैं 6 से। इन ऑल प्लेसेस मतलब जो 12 जगह पे 2 था वो 12 को रिप्लेस कर दिया गया 6 से। सो व्हाट इज द न्यू एवरेज। सो अगर 2 को मैं हटा के यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो नया एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले सम चाहिए। तो 6 टाइम्स 12 यानी कि 72 प्लस 3 टाइम्स 3 9 प्लस 4 टाइम्स 1 4 प्लस 5 टाइम्स 4 20 डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर्स हैं 20। सो अब इन नंबर्स को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 20 यानी कि 105 हो जाएगा। नीचे है 20 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5.25। सो ऑप्शन 4 5.25 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सचिन alone can complete a piece of work for rupees 8,500 in 8.5 days। सचिन को एक काम मिला था, उस काम को उसने 8.5 दिन में कंप्लीट किया और उसके लिए उसने 8,500 रुपये लिए। यहीं से पता चल जाता है कि एक दिन काम करने के लिए सचिन कितना चार्ज करता है, ₹1000, ठीक है। एक दिन काम करने के लिए सचिन 1,000 रुपये चार्ज करता है। आगे बढ़ते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ विष्णु द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days। लेकिन अगर सचिन और विष्णु दोनों मिलके काम करते हैं तो इसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द शेयर टू बी पेड टू विष्णु इज। देखो अकेले 8.5 दिन लग रहा था, लेकिन जब विष्णु साथ में आ गया तो 8.5 का वो 6 दिन में ही काम निपट गया। तो बोल रहा है कि विष्णु को कितना रुपए मिलेगा। तो टोटल तो 8,500 रुपये उस प्रोजेक्ट का, उस काम करने का, ठीक है। तो अगर सचिन का एक दिन का चार्ज है 1000 तो 6 दिन काम करेगा तो 6 इंटू 1000 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल सचिन का 6,000 रुपये बनेगा और रिमेनिंग जो 8,500 का है वो विष्णु लेगा। तो विष्णु का कितना हो जाएगा, 8,500 माइनस सचिन ले लिया 6,000 तो कितना हुआ 2,500। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 2,500। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ sec squared theta plus 1 minus root 3 times tan theta minus ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है जहाँ पे थीटा इज एन एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमें इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही मिलेगा। तो देखिए हमको या तो सबको सेक थीटा में कन्वर्ट कर देना है या सबको टैन थीटा में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और आगे इसको देखें तो हम लिख सकते हैं टैन थीटा टाइम्स 1 हो जाएगा टैन थीटा, फिर टैन थीटा टाइम्स माइनस रूट 3 तो माइनस रूट 3 टैन थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट इसको एक्सपैंड करेंगे तो -1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिख लेते हैं और टैन थीटा यहाँ पे एक ये है तो इसको ऐसे लिख लेंगे टैन थीटा, दूसरा है माइनस रूट 3 टैन थीटा तो ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 1 और -1 कैंसिल होगा और यहाँ बच रहा है माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इसमें टैन थीटा कॉमन हो जाएगा, सो हो जाएगा टैन थीटा प्लस 1। ऐसे ही आखिरी जो दो टर्म्स हैं इसमें मैं माइनस रूट 3 कॉमन ले सकता हूँ, हो जाएगा टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा प्लस 1 फिर से दोनों में कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा टाइम्स टैन थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए दो नंबर्स या दो चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप और ज़ीरो आ जाए तो या तो ये ज़ीरो है या तो ये ज़ीरो है या तो दोनों ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। सो tan थीटा यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू -1। सो क्योंकि थीटा एक्यूट है और 0 से 90 डिग्री के बीच में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगला है tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। हमको पता है कि tan 60 डिग्री होता है √3। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, अगर √3 RHS में है तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A number P is 20% more than number Q, यानी हम लिख सकते हैं P is equal to 1.2 Q लिख सकते हैं, but it is 10% less than a number R, मतलब P is equal to 0.9 R लिखा जा सकता है। देखिए P is 20% more than Q, तो P is equal to 1.2 Q and 10% लेस देन नंबर R, तो 10% लेस मतलब 90% ऑफ R होना चाहिए, तो P इज इक्वल टू 0.9 R हो जाएगा। What percentage is Q ऑफ नंबर R, तो R का कितना परसेंट है Q, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x% ऑफ R इज इक्वल टू Q, तो यहाँ से x अपॉन 100 टाइम्स R आ जाएगा Q, तो यहाँ से x लिख सकते हैं 100 Q बाई R। तो अगर हमें Q अपॉन R मिल जाए तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो Q अपॉन R के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस आए हैं पहला और दूसरा, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो P अपॉन P हो जाएगा 1 और ये Q बाई R मतलब 1.2 अपॉन 0.9 Q बाई R हो जाएगा। तो ये डेसिमल हट जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/12 इज इक्वल टू Q बाई R। सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 4 इज 12। तो Q बाई R की वैल्यू आ रही है 3/4। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 100 टाइम्स 3/4। 4 25 टाइम्स 100 होता है, 25 टाइम्स 3 है 75। तो 75% ऑफ R इज Q। So 75 मतलब option 2 is the correct answer. Krishan invested a sum of 25,000 rupees in two parts. He earned 11% per annum simple interest on part 1 and 10% per annum compounded and 10% per annum compound interest compounded annually on part 2. If total interest received by him after 2 years is 5,370, then find the sum invested on simple interest. तो बहुत सिंपल है, तो किशन के पास टोटल 25,000 रुपीज़ थे, तो यहाँ लिख लेते हैं 25,000 रुपीज़ थे। इसने इसके दो पार्ट किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो पार्ट 1 जो था वो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया, ठीक है, किसी को दे दिया और बोला सिंपल इंटरेस्ट में आपसे चार्ज करूँगा। और जो पार्ट 2 था उसको इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया, ठीक है, किसी को दे दिया, बोला भाई कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। 2 साल के बाद 5,370 ये टोटल इंटरेस्ट इनको मिलता है, ठीक है। ये 25,000 के दो पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो देखते हैं पार्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना अमाउंट उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था वो नहीं पता, तो हम लिख देंगे x। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था 11% पर एनम पे, और टाइम 2 साल के बाद,
वो पैसा वापस लेता है टोटल इंटरेस्ट का। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला I1 में लिखूंगा, यानी कि इंटरेस्ट 1 होता है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11, टाइम है 2 अपॉन 100। सो ये हो जाएगा 22x अपॉन 100 रुपीज। सो ये है सिंपल इंटरेस्ट जो 2 साल के बाद उसको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद यहाँ पर पार्ट 2 में जो मिलेगा उसे, और दोनों को ऐड करने पे 5370 आता है, ऐसा क्वेश्चन में बताया है। तो अब पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा टोटल 25,000 था, उसमें से x दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट में, तो जो बचेगा वही तो पार्ट 2 में देगा। सो 25,000 माइनस x लिख लेंगे। ठीक, इस टोटल वैल्यू को बार बार हमें लिखना पड़ेगा, ये टोटल वैल्यू है, इसको ही ना हम y नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए इसी पूरे को हम y कहेंगे। ठीक, और वो कितना होगा 25,000 माइनस x। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम कितना दिया है 2 साल के लिए। सो अब अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है P1 प्लस R बाई 100 पावर T। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P की जगह पे लिखेंगे y, 1 प्लस R है 10 अपॉन 100 होल पावर 2। ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, ये होगा y टाइम्स 10 प्लस 1 11 बाई 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 बाई 10 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम 121y अपॉन 100। सो ये आपको मिला है अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल आपने दिया था प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इसको मैं I2 लिख रहा हूँ क्योंकि सेकेंड पार्ट पे इंटरेस्ट है ये। दिस इज इक्वल टू 121y अपॉन 100। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्या है, देखिए y है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं p की जगह पे y प्लस I2 इज इक्वल टू 121y अपॉन 100। y को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू 121 अपॉन 100y माइनस y लेंगे कॉमन, तो ये 121 अपॉन 100 माइनस 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम नीचे 100 आ जाएगा, 121 माइनस 100 होगा 21, तो 21 अपॉन 100 टाइम्स y, ये क्या आया है I2 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा I2 की वैल्यू आई है। अब y की वैल्यू क्या है 25,000 माइनस x, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 21 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 25,000 माइनस x। सो यहाँ पे I2 हो जाएगा 21 बाई 100 मल्टीप्लाइड विथ 25,000। इसको करेंगे तो 2 0 कैंसिल होगा, फिर 250 टाइम्स 21, ये आता है 5250। सो ये आता है 5250, फिर माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे 21 बाई 100 को, तो 21 बाई 100 x आ जाएगा। तो ये अपना आया है I2, और यहाँ पे हम पहले ही फर्स्ट केस में निकाल चुके हैं I1। अब क्वेश्चन में दिया है कि टोटल इंटरेस्ट उसे 5370 मिलता है, यानी कि I1 प्लस I2 की वैल्यू है 5370। I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22x अपॉन 100 प्लस I2 की वैल्यू 5250 माइनस 21 बाई 100x इक्वल्स 5370। अब देखिए ये 22 बाई 100x माइनस 21 बाई 100x हो जाएगा x अपॉन 100, और इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 5370 माइनस 5250। तो x बाई 100 विल बी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 5370 और 5250, सो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से x मिल जाएगा 120 टाइम्स 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। तो x क्या बता रहा है,
एक्स बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, और वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सो आंसर हो जाएगा 12,000 रुपीज, ऑप्शन 1। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछता फाइंड द सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा भी पूछ सकता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले ये 12,000 एक्स आया है, तो 25,000 माइनस 12,000 यानी कि 13,000 आपका आंसर उस केस में होता, अगर यहाँ सिंपल की जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तब। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो सबसे पहले आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें अगर हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर में कि वो सर्कल इन तीनों साइड्स को टच करे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, और इसका जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे इन रेडियस। ठीक है, तो अभी ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ये ऐसा एक इन सर्कल बना, इसका जो रेडियस होगा उसको हम कहते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस हमको आर की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए जो राइट ट्रायंगल था इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये साइड है, बेस ये साइड है और हाइपोटेन्यूज ये साइड है। ठीक है, सो इन रेडियस का राइट ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इन रेडियस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ठीक है, ये इन रेडियस का फॉर्मूला है। तो आर की जगह पे हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा p प्लस बी माइनस एच इज इक्वल टू 6, ये मिल गया। तो ये पहली इंफॉर्मेशन इन रेडियस वाली थी जिससे हमें ये एक इक्वेशन मिला है। सर्कम रेडियस देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और एक सर्कल हम ऐसा बनाएं कि ये सर्कल तीनों वर्टाइसेस से पास करता हो, इस सर्कल के जो 3 वर्टाइसेस हैं ये सर्कल पे लाई करने लगे, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। और ऐसे सर्कम सर्कल के रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, तो फिर से यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे भी एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, और एक सर्कल। सो यहाँ पे ये साइड है P, ये था B और ये था H। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा उसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस कैपिटल R, और सर्कम रेडियस हमेशा होता है h अपॉन 2। तो यहाँ पर कहीं सर्कल का सेंटर होगा और ये डिस्टेंस कहलाएगी कैपिटल R। तो बेसिकली ये जो राइट ट्रायंगल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें ना जो हाइपोटेन्यूज होता है वो डायमीटर होता है। याद करिए सर्कल की एक प्रॉपर्टी कि अगर एक डायमीटर है तो सेमी सर्कल पर कहीं पे भी वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज विल बी 2 टाइम्स रेडियस 2r। सो r कितना आ जाएगा h/2, यही फॉर्मूला होता है। तो चाहे आप फॉर्मूला डिराइव करिए चाहे याद करके रख लीजिए। ठीक, r की वैल्यू दी गई है 12.5। सो 12.5 इज इक्वल टू h अपॉन 2। तो यहाँ से h आ जाएगा 12.5 टाइम्स 2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो h मिल गया। अब इस h को यहाँ डाल देते हैं, तो हमें मिल जाएगा p प्लस बी माइनस 25 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मिलेगा p प्लस बी इज इक्वल टू 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 प्लस 6 31। सो p प्लस बी की वैल्यू आ गई 31। ये हमारा है इक्वेशन 1। ठीक है, अब याद करिए पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। h कितना आया है हमारा 25। तो यहाँ से हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
25 का स्क्वायर जो कि होता है 625, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें निकालना क्या है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है हाफ टाइम्स बेस। सो बेस क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, टाइम्स द ऑल्टीट्यूड जो कि है पी। सो हाफ बी पी। सो बी इंटू पी अगर निकल जाए तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे और एरिया निकल जाएगा। सो बी इंटू पी कैसे निकलेगा, सो 1 और 2 जो दो इक्वेशन हमने निकाली हैं इन्हीं की हेल्प से हमें मिलने वाला है। कैसे, सो पी प्लस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2 पी, बी लिख लो या बी पी जो मर्जी। p प्लस बी की वैल्यू कितनी है 31, सो 31 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू p स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड, इसकी वैल्यू 625 प्लस 2pb। तो यहाँ से हमें pb की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सबसे पहले तो 31 का स्क्वायर निकालेंगे। सो 31 का स्क्वायर होता है 961, फिर माइनस 625 इज इक्वल टू 2pb हो जाएगा। 961 माइनस 625 करेंगे तो हमें मिलेगा 336 इज इक्वल टू 2pb। सो pb की वैल्यू हमें मिल जाएगी 336 अपॉन 2 यानी कि 168। तो pb आ गया 168, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हाफ ऑफ 168, तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया मिल जाएगा ऑप्शन 1 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, if BD and CD bisect angle B and angle C respectively, and angle A is equal to 100 degree, find angle BDC। तो देखिए सबसे पहले ज्योमेट्री वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो डायग्राम आपको बनाना है। सो एंगल ए दिया है 100 डिग्री। सो यहाँ से ना सबसे पहले एक लाइन ऐसा बनाइए आप, और यहाँ से 100 डिग्री रफली 90 से ज़्यादा ऐसा बना लीजिए, और ये क्या हो जाएगा एंगल ए, और इसको मार्क कर लीजिए 100 डिग्री। अब जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा एक रफ फिगर बन गया, और इसका नाम दे देते हैं ए के बाद बी फिर सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब क्या बोलता है कि इफ बी डी एंड सी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी। सो यहाँ पे डी कहाँ पे होगा, सो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा बी डी, और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा बी डी। तो एंगल सी को हाफ करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, तो ये यहाँ पे ऐसा आएगा। सो ये पॉइंट होगा डी। सो बी डी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए नाम दे देते हैं, ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बी डी एंड सी डी, बी से लेकर डी तक हो जाएगा बी डी, और सी से लेकर डी तक हो जाएगा सी डी। ये दोनों एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल बी डी सी की वैल्यू को। तो बी डी सी है ये, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल ए बी सी देखें, सो एंगल ए है 100 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल बी हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स, प्लस एंगल सी हो जाएगा 2 टाइम्स वाई, और ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 100 उधर उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 100 हो जाएगा 80। तो राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं 80 डिग्री, और यहाँ इन दोनों में 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल बी डी सी। सो बी डी सी में भी हम ऐसे ही करेंगे। एंगल बी डी सी, ये जो हमने हाईलाइट किया है, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना है, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है। सो एंगल बी डी सी हम लिख सकते हैं 180 माइनस
x प्लस वाई, ऐसे पूरा ब्रैकेट में। एक्चुअली ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट लगाया तो x प्लस वाई आ गया है। और x प्लस वाई की वैल्यू हम 40 डिग्री निकाल चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि 140 डिग्री। सो ऑप्शन 3 140 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार ग्राफ शोज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 1 वीक। तो एक हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को कितना टेबल फैन का प्रोडक्शन हुआ, उसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। बोलिए। सो अब पूछा क्या है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, फिर है एक्सीड्स द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस ड्यूरिंग द वीक बाय। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। पहला क्या निकालना है, एवरेज किसका, टेबल फैंस के प्रोडक्शन का ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। सो फ्राइडे है 300, सैटरडे है 450। सो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 300 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं ना। सो ये हो जाएगा 750 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3, 2 टाइम्स 3 है 6, फिर 2 टाइम्स 7 है 14, फिर 5। सो 375 हो जाएगा पहला पार्ट। अब है एक्सीड्स और सेकंड पार्ट है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस ड्यूरिंग द एंटायर वीक। तो पूरे हफ्ते का निकालते हैं। तो मंडे को है 240, ट्यूसडे को है 510, फिर वेडनेसडे को है 390, फिर थर्सडे को है 150, फिर फ्राइडे और सैटरडे को 300 और 450। इनको पूरे को ऐड करना है हमें सबसे पहले। तो ये 0 0 0 0 0 0 कट के 0 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 और 5 हो जाएगा 24। हाथ में आया 2, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। सो 2040 और टोटल कितने दिन दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6। सो टोटल आपको 6 से इसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 1020, फिर ये 3 टाइम्स 3 होता है 9, 3 टाइम्स 4 है 12, तो 340 आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट है 340। अब यहाँ पे देखिए लिंक क्या दिया है, एक्सीड्स। तो 375 कितने क्वांटिटी से एक्सीड करता है 340 के कंपैरिजन में, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 375 माइनस 340 कितना होगा, 35। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 35। सो अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। द डिस्टेंस बिटवीन टू equal parallel chords of a circle is 10 centimeter. If the chords are 24 centimeter long, what is the length of radius? तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये उसका सेंटर है। यहाँ पे हमें दो इक्वल पैरेलल कॉर्ड्स बनाने हैं। तो पहला कॉर्ड हो जाएगा ये, और इक्वल लेंथ का दूसरा कॉर्ड हो जाएगा ये। इसका नाम रख देते हैं AB और दूसरे का नाम रख देते हैं CD। सो AB और CD की लेंथ सेम है, AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक लाइन बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर ऐसा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और ये AB या CD जो है इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस, तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर का नाम दे देते हैं O। अब यहाँ पे सर्कल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं अगर, तो यहाँ से सेंटर से इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी। मतलब ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट है M
और ये पॉइंट है n। तो O से लेके M की डिस्टेंस और O से लेके N की डिस्टेंस दोनों भी सेम होनी चाहिए। तो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे O से लेके M तक आप देख रहे हैं तो OM जो है ये बाइसेक्ट करेगा CD को। तो ये जो टोटल 24 है, तो N से लेके B तक 24 का आधा 12 हो जाएगा और इधर A से लेके N भी 12 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए MD कितना हो जाएगा 12। अब इस ट्रायंगल को हम फिर से बना लेते हैं यहाँ पे साफ साफ। ये पॉइंट था हमारा O, ये था 5, ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है D, M से लेके D तक है 12 और ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये था रेडियस, तो OD विल बी द रेडियस। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, तो ये हो जाएगा 169 आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो कि होगा 13 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 13 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 23 ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस एट अ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, इसका डेटा दिया गया है। तो ब्लू कलर में दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन और येलो कलर में कितने उसमें से क्वालिफाई किए। और ये जो VWXYZ है ये कॉलेजेस बता रहे हैं। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। What is the difference between the average number of students that appeared for the scholarship examination from all the given colleges and the average number of students that qualified from all the colleges together? तो देखिए यहाँ डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस हमेशा दो चीज़ों का होता है, एक पहली क्वांटिटी और एक दूसरी क्वांटिटी। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो क्या बता रहा है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर स्कॉलरशिप फ्रॉम ऑल द गिवन कॉलेजेस। तो सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें सम ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2800 प्लस 1800 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 2400। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000 और इसका एवरेज निकालते हैं। सो एवरेज विल बी 12,000 डिवाइडेड बाई टोटल कितने कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। सो एवरेज हो जाएगा 2400। So this is the average number of students that appeared। तो पहली क्वांटिटी हो गई 2400। ठीक, दूसरी क्वांटिटी क्या बोल रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल कॉलेजेस। सो क्वालिफाइड का हम सबसे पहले सम निकालते हैं। सो 1400 प्लस 1000 प्लस 1800 प्लस 1600 प्लस 1600। सो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 7400 और इसका अगर हम एवरेज निकालें तो हो जाएगा 7400 डिवाइड बाई 5 जो कि हो जाएगा 1480। तो सेकेंड क्वांटिटी है 1480। अब फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी का डिफरेंस हम देखेंगे। सो 2400 माइनस 1480 विल बी इक्वल टू 920। So option 2 920 is the correct answer. So 24 देखते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है A/B इक्वल टू 3:5, मतलब A/B इज इक्वल टू 3/5। वैसे ही B/C इक्वल टू 7:8, सो B/C इज इक्वल टू 7/8 एंड C/D इज इक्वल टू 2:3, यानी कि C/D इज इक्वल टू 2/3।
देन फाइंड 2a:3d। सो ए और डी का हमें एक लिंक देखना है, ठीक है, रेशियो में ए और डी आने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं ना, a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी अगर हम करना चाहें। तो a बाई बी की जगह पे हम लिखेंगे 3/5 इंटू बी बाई सी की जगह पे लिखेंगे 7/8 मल्टीप्लाइड बाई सी बाई डी इज 2/3। ठीक, तो RHS में कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स 4 8 हो जाएगा, ये 3 और 3 उड़ जाएगा, ऊपर बचेगा 7 और नीचे 20। अब यहाँ पे देखिए b और b खत्म हो जाएगा, c और c खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a बाई डी। सो a बाई डी कितना आया, 7/20। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आपको निकालना है 2a/3d। सो आप इसको 2/3 से इधर मल्टीप्लाई करिए और 2/3 से राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 10 टाइम्स, तो 7/30। So 2a:3d will be equal to 7:30. So option number 3 is the correct answer. So हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. The number of students enrolled in different streams at senior secondary level in 5 schools is shown in the given bar graph. So ये बार ग्राफ पे नजर डालते हैं। y एक्सिस बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उनका एनरोलमेंट हुआ है, और x एक्सिस बता रहा है ABCDE स्कूल्स के बारे में। इन स्कूल्स में ये 3 तरह के स्ट्रीम्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, साइंस, ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इन स्कूल्स ACD is what percent of number of students enrolled in vocational stream in schools CDE। ठीक है, सो यहाँ पे ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो बोल रहा है कि पार्ट 1 में जो भी डेटा आएगा दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ जो पार्ट 2 में डेटा आएगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का डेटा निकालते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इन स्कूल्स A, C एंड D। सो ह्यूमैनिटीज A, C और D स्कूल्स में कितनी होंगी, टोटल काउंट निकालते हैं। तो A में कितना है 70 प्लस C में कितना है 40 प्लस D में कितना है 45। सो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 155। अब पार्ट 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल्स CDE। सो C में कितने हैं वोकेशनल में, तो वोकेशनल का देखिए ये है सिंबल यानी कि लास्ट वाला। तो C में है 35, D में है 40 और E में है 50। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 35 होगा 125। तो अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इसमें 1 की जगह पे आप डाल सकते हो 155। 155 इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड, यानी कि 125। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ 155 समझ के लिख लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे पार्ट 1 में कितना आया है 155 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125। तो ऐसा लिखते हैं, लेट x परसेंट ऑफ 125 इज 155। इसका मतलब x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 125 इज 155। तो यहाँ से x इक्वल टू 155 मल्टीप्लाइड विथ 100 अपॉन 125 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 टाइम्स 2 इज 10, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 25 4 टाइम्स 100 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये 4 124। सो 124% ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो अगर बच्चों आपको मेरा एफर्ट ये पसंद आ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस को बनाने के लिए, सच बता रहा हूँ, पूरा दिन निकल जाता है ये सारे चीज़ों को करने में। वीडियो बनाओ, एडिट करो और क्या-क्या नहीं करना पड़ता। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले। ठीक है? थैंक यू।